हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस के अंदर हमारा फर्स्ट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट। तो वो है केदारनाथ टेम्पल, जिसके अंदर जो सेंट्रल सैंक्टम होता है, जो गर्भगृह जिसे बोलते हैं, उसको गोल्ड मेकओवर दिया गया है। इसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ केदारनाथ टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा साइंस एंड टेक का पार्ट प्लस एग्रीकल्चर का भी पार्ट है। जीईएसी ने नोट दिया है कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जीएम मस्टर्ड्स। तो जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्या होता है, और जीएएसी क्या है, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ना है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आज का मेन टॉपिक यही है। थर्ड आ जाता है फ्रिवलेस लिटिगेशन को लेके। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्जी केस जो है वो डाल देते हैं जस्ट टू हरास द अदर पर्सन। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रिवलेस केस के अंदर 5 लाख रुपए का जो है फाइन लगाया है एप्लीकेंट के ऊपर, और साथ ही साथ कहा है ये 5 लाख रुपए आपको लॉयर्स वेलफेयर फंड के अंदर जो है वो डिपॉजिट कराना है। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है, जिससे कि आप जो लोग फेक केसेस डालते हैं, फेक अपील्स डालते हैं जस्ट टू हरास द अदर पर्सन, और साथ ही साथ कि भाई पेंडेंसी हो जाएगी तो हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे या हमारी लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, तो उस चीज़ को कर्ब करने के लिए इस तरह की कॉस्ट्स और फाइन बहुत ही एक इफ़ेक्टिव जो है तरीका होता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। इसके अलावा रोज़ की तरह हमारा एक प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, एक में इसका क्वेश्चन होगा, और लास्ट में हम एक टॉपिक को रिवाइज करेंगे जो हम ऑलरेडी पीआईबी एक्सेट्रा में कर चुके हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का है और ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर only some cyclones develop an eye. The temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees lesser than that of the surroundings. तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो जो लोग ज्योग्राफी क्लासेस कर चुके हैं, एमसीक्यूज कर चुके हैं, उन्हें याद होगा वी हैव ऑलरेडी रिवाइज दिस टॉपिक एंड रिवाइज सच क्वेश्चंस मेनी टाइम्स। ठीक है जी, तो आपको ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो आप इसका आंसर लिखिए और लास्ट में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, वो है विद रिस्पेक्ट टू केदारनाथ टेम्पल। तो केदारनाथ टेम्पल एक हिंदू श्राइन है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। उत्तराखंड के अंदर है ये घरवाल हिमालयाज रेंज, और इसके साथ जो रिवर रखती है वो है मंदाकिनी। तो ये आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। कुछ पॉइंट्स तो नेचुरली आपको पता होंगे, लेकिन ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट पे इस क्वेश्चन आया तो गढ़वाल हिमालयाज में आप फंस सकते हो कि कौन सा हिमालयन रेंज था। और ये हमें पता ही है कि जो छोटे चार धाम यात्रा में आते हैं तो ये सब उसमें आते हैं, और इसे आदि शंकराचार्य ने बनाया था 8th सेंचुरी एडी। 8th सेंचुरी एडी के अंदर बनाया गया था। वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स के अंदर ये फॉल करता है। ज्योतिर्लिंग्स जो है वो इंडिया के पूरे मैप के अंदर इस तरह से जो है लोकेटेड है कि आपका वो एक स्ट्रेट लाइन सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन जो है वो बनाता है। अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट कि विंटर्स के अंदर क्योंकि टेम्पल को बंद कर देते हैं, तो उखीमठ एक आसपास का गांव है, वहाँ पे जो डीटी की मूर्ति है वो वहाँ पे शिफ्ट जो है वो कर दी जाती है, और उसके बाद उसको जो है समर्स में दोबारा से खोल दिया जाता है। गेट के आगे यहाँ पे एक नंदी बैल की जो है वो बनी हुई है, जो कि एक स्टैंडर्ड आप कह सकते हो शिव मंदिर के अंदर एक गार्ड का रोल आप कह सकते हो दिखाता है। मंदाकिनी रिवर की अगर बात करें, जो जोग्राफिकली इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर, और ये जो है रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग एरिया के बीच में जो है चलती है। और इसका जो ग्लेशियर है उसका नाम है चोराबारी चोराबारी ग्लेशियर। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चोराबारी ग्लेशियर से ये रिवर जो है निकलती है और वो केदारनाथ की तरफ जाती है। तो मंदाकिनी रिवर जो है अल्टीमेटली सोनप्रयाग के अंदर सोनगंगा रिवर के अंदर मर्ज हो जाती है, एंड उसके बाद जो है अल्टीमेटली गंगा के अंदर जो है विलय हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट केदारनाथ टेम्पल जोग्राफिकल एरिया। घड़वाल हिमालय आपको याद रखना है, 8th सेंचुरी आदि शंकराचार्य, 12 ज्योतिर्लिंग। उसके बाद विलेज का नाम इंपॉर्टेंट है, उखीमठ विलेज के अंदर इसको लेके जाया जाता है डीटी को इन द मंथ्स ऑफ विंटर्स। उसके अलावा मंदाकिनी रिवर इसकी कंसर्न रिवर है, जो कि ट्रिब्यूटरी अलकनंदा रिवर की अल्टीमेटली गंगा के अंदर मर्ज हो जाती है, और उससे पहले जो है सोनप्रयाग के अंदर सोन गंगा के अंदर मर्ज होती है। एंड इसका जो ग्लेशियर है वो है चोराबारी ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जीईएसी का मतलब क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये एक यूनियन ऑफ इंडिया की यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है जो कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जो है काम करती है और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को जो है स्टडी करती है बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर मिनिस्ट्री आप कह सकते हो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती है? ये वो क्रॉप्स होती हैं जिनके डीएनए को हम कुछ मॉडिफाई करते हैं यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। यानी कि आपने एक क्रॉप लिया और क्रॉप का जो डीएनए, जैसे ह्यूमंस का डीएनए होता है, तो क्रॉप के डीएनए को आप मॉडिफाई करते हो ताकि एक तो उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए, फर्टाइल हो जाए वो और ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ठीक है, फल ज़्यादा अच्छा आए और कीड़े कूड़े उसमें ना लगें। तो जो एम है वो ये है कि एक ऐसा प्लांट क्रिएट हो जाए नेचुरली डीएनए मॉडिफाई करने से जिसके अंदर बीमारियां, पेस्ट और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह से फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू और जो यील्ड है यानी कि क्वांटिटी है वो हायर हो। तो जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं उनके अंदर क्या फ़ायदा होता है कि आपके बायोफ्यूल्स वगैरह जो है वो आप ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो। तो नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर तो कोई दिक्कत है नहीं, आप मॉडिफाई करो, लेकिन जो फूड क्रॉप्स हैं उसको मॉडिफाई करने में ये दिक्कत आती है कि इन केस आपने किया और वो हेल्थ हज़ार्ड ना बन जाए या फिर वो बाद में बाकी सब क्रॉप्स को एक एजेंट की तरह ख़त्म ना कर दे। ठीक है, तो एक वेनोमिनस या आप कह लो कि एक किस्म का एलियन स्पीशी की तरह वो ख़त्म ना कर दे, तो ये दो इन्वेसिव स्पीशी ना बन जाए, तो ये दो हमारे कंसर्न्स रहते हैं। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो 10% जो वर्ल्ड की क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूएसए वगैरह भी बना रहा है उसके अंदर पेस्ट और डिजीज़ रेजिस्टेंस होने के कारण वो ज़्यादा देर तक जो है सरवाइव कर पाती हैं। अगर ड्रॉट आ जाए या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, सॉइल के अंदर जो नमक आ जाता है, ठीक है, तो सॉल्टी सॉइल हो जाए तो भी वो चीज़ों को सह लेती है और ख़राब जल्दी से नहीं होती। इसके अलावा जल्दी ग्रो होती है, ठीक है, तो आपका ग्रोथ का टाइम बच जाता है और यील्ड ज़्यादा होती है। अगर 1 किलो पैदा होनी थी तो उसकी जगह 10 किलो पैदा होगी। तो उससे क्या फ़ायदा होता है आपको? क्वांटिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है और ग्रोइंग सीजन शॉर्टर हो जाते हैं, तो आप एक से ज़्यादा क्रॉप्स एक सीज़न में जो है उगा सकते हो। इसके अलावा क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, साइज़ बड़ा होता है, तो मिठास या जो टेस्ट है, नेचुरल टेस्ट है, वो भी उसके अंदर ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्योंकि उसके अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स और उपजाऊ शक्ति भी बढ़ जाती है, टेस्ट भी बढ़ जाता है, तो आप उसको मेडिसिनल वैल्यू वाले जो प्लांट्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसके अंदर उनकी मेडिसिनल वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमें फ़ायदा होता है और बार बार आपको स्प्रेज वगैरह करने नहीं पड़ते जो आप अदरवाइज़ खाद डालोगे, यूरिया डालोगे या इंसेक्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स को स्प्रे करोगे, वो सब आपको करने नहीं पड़ते। तो एक वन टाइम आपने सीड लिया बढ़िया और उसी से आपका काम जो है वो चल जाएगा। अब अगेन जो अब डैमेजेस की बात करते हैं वो ये है, एक तो क्योंकि फूड क्रॉप है तो अंदर जा रही है शरीर के, तो शरीर के अंदर जाके वो कुछ ख़राब कर सकती है, तो देयर कैन बी सम साइड इफ़ेक्ट्स। नंबर 2, इकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर वो एक किस्म से इन्वेसिव स्पीशी है, तो हो सकता है वो और स्पीशीज़ को ख़राब करे या फिर उनके जो फूल वगैरह से जो बीज हैं वो उनके फूलों का रस जो है वो लेंगी, तो वो हनी के अंदर भी वो कुछ गुण आएंगे डीएनए मॉडिफिकेशन के, तो वो हो सकता है कि वो हनी ख़राब हो जाए या वो जो बीज हैं उनके अंदर भी कोई जेनेटिकल मॉडिफिकेशन इस तरह से हो जाए कि वो कोई चीज़ों को रेजिस्टेंट हो जाए। तो इकोलॉजिकल डैमेज ओवरऑल आप पूरी इन्वायरमेंट को छेड़ रहे हो। उसके बाद बहुत सारे जो पुअर फार्मर्स हैं उनको इसका एक्सेस नहीं मिलता और जो कमर्शियल फार्मर्स हैं उनको इसका एक्सेस मिलता है। तो उसके बाद क्योंकि ये आईपीआर वाले होते हैं, यानी कि इनको आप ट्रेडमार्क कराते हो जैसे आप पेटेंट्स कराते हो, इस तरह से ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर कवर होते हैं, तो आप जिनको बेचोगे ये हायर प्राइस पे बेचोगे और इनके बीजों से आप दोबारा से नहीं उगा सकते। तो ये वन टाइम यूज़ वाले बीज एक किस्म से होते हैं। आपका प्लांट लगा, अदरवाइज़ क्या होता है कि आपने घर में कोई पौधा लगाया, उसका बीज फल आया, उसके बीजों से आपने दोबारा उगा लिया, तो ये वो इस तरह से डिज़ाइंड होते हैं कि उनका बीज जो है या तो वो स्टेराइल होगा या फिर वो सेम रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, तो आपको दोबारा से उसी कंपनी से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो हैं वो ख़रीदने पड़ेंगे। राइट, तो ये सारे इसके साथ कंसर्न्ड इश्यूज़ हैं। अगर हम जीएईसी की बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा कमर्शलाइजेशन करने का मन है जीएम मस्टर्ड्स को, वो चीज़ ठीक है और उसको दोबारा से इन्होंने अलाउ कर दिया है। ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड सीड्स हैं, मतलब इंडिया के अंदर ही इसको बनाया गया है और जो पेटेंट्स हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हैं। तो जैसे हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन थी लेकिन वो कॉरपोरेट्स के पास उनके राइट्स थे, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ही राइट्स है, तो गवर्नमेंट इनको फ्री ऑफ कॉस्ट या सस्ते दामों पे किसानों को जो है वो दे सकती है।
इसके अलावा जो हम फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं, यानी कि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स को ऐड करना, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सके, वो चीज़ भी यहाँ से हम पूरी कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट कुछ भी करेगी तो आफ्टर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स एंड नंबर ऑफ़ अप्रूवल्स ही करेगी। तो इसमें क्योंकि गवर्नमेंट को कोई पैसा तो कमाना नहीं है, रादर लोगों का भला करना है। तो वो चीज़ यहाँ पे एक बहुत फेवरेबल है, और कहा जा रहा है कि 30% तक जो यील्ड है वो इससे इंक्रीज़ जो है वो हो सकती है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा एक तो इम्पोर्ट है बहुत सारे एडिबल ऑयल्स का, तो आपका इंपोर्ट ओरिएंटेड की जगह हम शायद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन जाए, अगर हमारी मस्टर्ड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। वरना हम इंपोर्ट से भी ख़त्म हो जाए तो उसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सेविंग जो है वो बचेगा, क्योंकि हमें डॉलर्स में पेमेंट्स जो है वो नहीं करनी पड़ेंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये है अबाउट फ्रिवलेस लिटिगेशन। तो सुप्रीम एक पर्सन था ए, उस बंदे ने बी को पैसे देने थे 69 लाख, उसने नहीं दिए पैसे, इसने चेक डिसऑनर का केस डाल दिया, और उसके बाद ये बंदा कन्विक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद भी पैसे नहीं देता था, और बार बार झूठी अपीलें करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो इसने इतने सारे जो हैं 10 साल इसने वेस्ट कर दिए कोर्ट्स के भी, और पैसे इस बंदे को दिए नहीं। 10 साल से बंदा हरास होता रहा, और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये क्लियर कट कन्विक्शन है, और इस बंदे ने टोटली मिसयूज़ किया है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, अपील्स का राइट जो है उसको टोटली मिसयूज़ किया है। और ऐसे पर्सन जो है समाज के लिए एक किस्म से आप कह सकते हो एसेट नहीं है, रादर लाइबिलिटी हैं, और ये क्रेडिट सिस्टम जो इंडिया का है उसको भी ख़राब करते हैं। तो इसीलिए इस पर्सन को हम फ़ाइन लगाएंगे, प्लस 69 लाख तो इसको देने ही देने हैं, प्लस इसको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा फ़ाइन देना है, जो कि एडवोकेट्स वेलफेयर फ़ंड या लॉयर्स वेलफेयर फ़ंड के अंदर जमा होगा, ताकि इस बंदे को सबक मिले, एक डेटरेंट चीज़ हो कि अगर आप इस तरह का कोई गलत काम कर रहे हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, और साथ ही साथ वो पैसा जो है यूटिलाइज होगा एक अच्छे कॉज के लिए। ठीक है, और इस बंदे को इसके 69 लाख रुपीज़ विद इंटरेस्ट या जो भी डबल द अमाउंट करके जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि 10 साल में तो वैसे भी पैसा डबल हो जाता, तो 70 लाख का बेचारे का एक 40 तो वैसे ही बन जाता। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को लिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखो मैं बिजनेसमैन को बदनाम नहीं कर रहा, बट नॉर्मली बिजनेसमैन ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम मेजॉरिटी केसेस बिजनेसमैन के देखते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान करना। जब तक आप अपना फ़ायदा कर रहे हो, दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे, इट्स ओके, आप बिजनेस करो। लेकिन दूसरे का नुकसान करके अपना फ़ायदा कर रहे हो, देन दैट इज़ वेरी अनएथिकल, राइट। तो अनएथिकल यहाँ पे इस तरह से हो जाता है, आपने चेक काट के दे दिया, ठीक है, आपने बंदे से सामान ले लिया, वो बेचारा तो आपको सामान दे गया, चेक आपने दे दिया, चेक डिसऑनर हो गया, आप पैसे दे नहीं रहे, वो बेचारा कोर्टों में धक्के खा रहा है, 10 साल लगा दिए उसने, सुप्रीम कोर्ट तक लॉयर्स एंगेज कर रहा है, वो लॉयर्स की कॉस्ट अलग है, टाइम की कॉस्ट अलग है, ब्याज का नुकसान अलग है, क्या पता उस 70 लाख से उसका घर चलना था, क्या पता उसके बच्चों का एडमिशन होना था, क्या पता उसकी बेटी की शादी होनी थी। तो ये जो अपने कच्चे लालच में जो लोगों का मतलब आप जीना हराम कर देते हैं, तो इट इज़ वेरी बैड। और मैं तो कहता हूँ 5 लाख भी नहीं, 50 लाख फाइन इस पर्सन के ऊपर लगाना चाहिए था, ताकि इसको एक्चुअल में दर्द होता, और ये एक एग्जाम्पल सेट होता, जैसे पुराने टाइम्स में कहते थे ना, मुगल्स के टाइम में या एंशियंट इंडिया के टाइम में, कि भाई स्टोन टू डेथ कर दो या पब्लिकली हैंग कर दो। ठीक है, उससे क्या होता था, एक सबक मिलता था लोगों को कि अगर तुम भी इस तरह का काम करोगे तुम्हारे साथ ही होगा। तो बंदा डेटरेंट इफेक्ट में डर के रहता है इंडिया में के अंदर। लेकिन अब जो लोगों को लगता है कि भाई सस्ता सा वकील ले लो है, और डेटें लगवाई जाओ, एडजॉर्नमेंट्स करवाई जाओ, और आप जो है एंजॉय करते रहो, ठीक है, क्राइम करके भागते रहो। तो वो चीज़ें कम करनी ज़रूरी हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा मूव है। बट मैं तो कहता हूँ 5 की जगह 50 लाख का फाइन इसमें लगाना चाहिए था। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कि आप सोशल जस्टिस के अंदर भी डाल सकते हो, और GS2 के अंदर भी आप इस तरह के एग्जाम्पल्स को सेट कर सकते हो, जहाँ पे आपको पेंडेंसी ऑफ केसेस का कॉलम मिलता है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस आते तो फ्रिवलेस है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इस तरह का एग्जाम्पल जो है कोट कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, तो हमारा जो क्वेश्चन था इसका आंसर है करेक्ट 2। क्योंकि एक तो फर्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट थी, यहाँ पे नंबर्स पता नहीं कहाँ गए, ओके। सो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट थी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, ये फॉल्स है, नॉर्दर्न और सदर्न दोनों हेमिस्फीयर्स के अंदर होता है। नंबर 2 आ जाता है सम साइक्लोन्स डेवलप एंड आई, ये भी फॉल्स है। साइक्लोन्स की आई तो हमेशा होगी, ठीक है, चाहे वो टेम्परेट हैं या फिर दूसरे वाले हैं। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन्स के अंदर एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता जहाँ पे विंड्स और रेन्स हो, तो वहाँ पर आई डेवलप नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि ट्रॉपिकल में तो हमेशा होगी, लेकिन टेम्परेट के अंदर हमेशा नहीं होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 10 डिग्रीज़ का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये नॉट करेक्ट है, क्योंकि
जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा भी क्रिएट हो सकता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अंदर ये 28 डिग्रीज तक भी जा सकता है। तो दैट इज़ वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड एंड लास्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि ट्रॉपिकल में तो हमेशा आई होगी लेकिन टेम्परेट में हमेशा आई हो ये ज़रूरी नहीं है। सो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा मेंस का क्वेश्चन, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय द आईएमडी, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स बनाई हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी के अंदर आपने किया होगा, करंट अफेयर्स के अंदर भी आपने किया हुआ है, तो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यू कैन ईजिली अटेम्प्ट। आंसर इसका आप नीचे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में दे सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं सिनर्जी की। तो जो सिनर्जी है उसको सर्ट इन ने होस्ट किया था, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये। सर्ट का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और आईएन से इंडिया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। तो इन्होंने सिनर्जी को चलाया, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, जैसे हमारी डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, और इसमें 13 देशों ने जो है वो भाग लिया था। एक इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव था ये। तो काउंटर रैंसमवेयर मतलब कि रैंसमवेयर को रोकना। रैंसमवेयर क्या था? जो आपको सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता था और उसको एक्सेस करने के लिए फिरौती मांगता था, राइट। तो रैंसमवेयर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। वानाक्राई एक तरह का रैंसमवेयर था, ठीक है। तो उसके लिए ये जो एक्सरसाइज है वो की गई थी, इसका नाम सिनर्जी रखा गया था। इससे हम एक ऐसा नेटवर्क रेजिलियंस बनाना चाहते हैं जिससे कि रैंसमवेयर या साइबर एक्सटॉर्शन या फिरौती मांगना, ये सब चीज़ें जो है बंद हो सकें। और इसको हम कोलैबोरेट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर के साथ। तो सिंगापुर आईटी के अंदर काफ़ी अपना नाम रखता है, तो हम उनके साथ कोलैबोरेशन में इस चीज़ को कर रहे हैं। थीम की बात करें तो थीम थी बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलियंसी टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक्स। जैसे मैंने आपको बताया, अपने आप में नाम काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। तो इससे हम रियल लाइफ के अंदर जो आम लोगों के साथ भी, जो ना केवल ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेट्स बल्कि आम लोगों के साथ भी जो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उनको हम यहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं। अगर सर्टिन की बात करूँ तो सर्टिन जो है इंडिया की नेशनल नोडल एनर्जी एजेंसी है, जिसका काम है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करना। और आप कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसको मेन फंक्शनल बनाया गया है, ताकि सारी तरह की चीज़ें ये रोक सके अगर कोई भी चीज़ हार्मफुल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंदर सर्टिन को डेजिग्नेट किया गया था एज द नोडल एजेंसी, और उसके बाद से ये अच्छे से काम कर रही है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके जो अलर्ट्स होते हैं, फोरकास्ट होते हैं, एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, उसके बाद जो जो नुकसान हुए उनकी भरपाई करने की कोशिश करना, उन मतलब सिक्योरिटी वाइज, नॉट मॉनिटरी वाइज, सिक्योरिटी वाइज। इसके अलावा एडवाइजरीज, वल्नरेबिलिटीज़, गाइडलाइंस इशू करना, सिक्योरिटी के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स और प्रिवेंशन के लिए इस चीज़ें लाना, सॉफ्टवेयर्स बनाना, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बनाए गए थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इनके अंदर फॉल करती हैं। हेडक्वार्टर्स इसका दिल्ली के अंदर है, 2004 के अंदर इसे बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 1 साल 6 महीने का लें,
या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माय ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।